तो दोस्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक के क्लास में हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा है कि यूरोपियन कंट्री भारत में कैसे आई, अपने वर्चस्व को उन्होंने कैसे बढ़ाया और उनके क्रांति के रूप में, उनके प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय लोगों ने कौन कौन से काम किए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या हम लोगों को याद है कि जब हम लोगों का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय तिलक की मृत्यु हो गई। क्या आप लोग बता पाएंगे कि तिलक कोष की रचना जब की गई, उसकी स्थापना की गई, तो तिलक कोष में कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? 1 करोड़। कितने दिनों में इकट्ठे हुए थे? क्या बता पाएंगे कि हम लोगों का चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया? असहयोग आंदोलन। क्या हम लोग ये बता पाएंगे रॉलेट एक्ट का विरोध, रॉलेट एक्ट क्या था या उसका विरोध कब हुआ, या रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में बना। क्या कानून था? बिना प्रमाण के किसी भी भारतीय को कैद में ले लेना, अरेस्ट में ले लेना, यही हम लोगों का रॉलेट एक्ट था, जिसके विरोध में भारत में अलग अलग जगह पे विरोध हुआ। आप बता पाएंगे कि 1919 में भारत अधिनियम बन के आया था। ये बात है कि भारतीयों को धीरे धीरे राजनीतिक स्वामित्व सौंप दिया जाएगा और उन्होंने कहा था कि हर 10 साल पे ये चेक किया जाएगा। लेकिन 1927 में ही एक कमीशन का गठन किया गया। क्या आप लोग बता पाएंगे कि वो कौन सा कमीशन था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया? उसमें एक भी इंडियन मौजूद नहीं थे। बता पाएंगे साइमन कमीशन के विरोध के दौरान कौन से भारतीय नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन जो सूरत में 1907 में हुआ, उसमें कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस में विभाजन हुआ, कांग्रेस 2 दलों में टूट गए। क्या बता पाएंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था? लाहौर। कब ये हुआ था? उस समय अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू खुद ही अध्यक्ष थे। कौन से नदी के तट पे उन्होंने रात में, रावी नदी के तट पे कब उन्होंने डांस किया? 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में पूर्ण स्वराज की डिमांड पे उन्होंने डांस किया। वेरी गुड, क्या बात है। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? चौरी चौरा का कांड हुआ था। ये इतनी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या बता पाएंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या था? मुस्लिमों द्वारा, जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था तो समाप्त होने के बाद 1919 में तुर्की के खलीफा पोस्ट को बर्बाद, मतलब खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसी के विरोध में मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। खिलाफत आंदोलन को लीड भारत में किसने किया? नहीं, वो तो उसको बनाने पे थे। क्या हम लोग बता पाएंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें दिल्ली से उसको लीड किसने किया था? कानपुर से किसने लीड किया था? क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि लखनऊ से किसने लीड किया? जगदीशपुर से किसने लीड किया? प्रयागराज से किसने लीड किया? टेलर ने किस आंदोलन को दबाया? नील ने, कैंपबेल ने, निकलसन और हडसन ने, दिल्ली। हम लोग ये कल के क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हम लोगों का कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसको 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में क्या डिमांड किया गया? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को डिमांड किया गया। क्या आप लोग ये बता पाइएगा स्वराज को पहली बार कौन से अधिवेशन में मांगा गया? 1906। स्वदेशी वर्ड कब लाया गया? 1905 में कौन सा मतलब किसने अध्यक्षता की? दादा भाई गोपाल कृष्ण। गुड। और जब सूरत का विभाजन हुआ उस समय अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस। पहली महिला
जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो कौन थी? होम रूल की स्थापना पूना में किसने किया? एनी बेसेंट। मद्रास में किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि सती प्रथा का अंत भारत में कौन से अंग्रेज अधिकारी ने किया? सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक। क्या आपको ये याद है कन्या का किसने किया? कन्यावध को किसने रोका? नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो थे। चलिए यहां से शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब हम लोगों का 1929 में पूर्ण स्वराज वर्ड का डिमांड किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध में, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध में, अंग्रेजों के साथ में 11 डिमांड को रखे थे कि आप हमारे 11 डिमांड को मानिए। उसमें एक नमक कानून भी था कि नमक जो साधारण हम लोग यूज करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे किताब, बहुत सारे इतिहासकार इस बात को भी कहते हैं कि उस समय भारतीयों की स्थिति ऐसी थी कि खाने के लिए रोटी हो ना हो, चावल हो ना हो, लेकिन आपके घर में नमक होना चाहिए। और इसको टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए अंग्रेज के अधिकारी प्रॉपर आते थे। तो एक बड़ा स्थिति था, दुर्भर स्थिति था। गांधी जी ने कहा कि हमारा नमक कानून से ही हम लोग, उसकी जब डिमांड नहीं मानी गई तो उन्होंने टाइम दिया था 11 मार्च का कि 11 मार्च तक अगर आप मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शुरू करूंगा। और उन लोगों ने नहीं माना और फाइनली 12 मार्च 1930 को पूछता है कि कितने अनुयायी के साथ में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी? तो 78 अनुयायी से। और कहां से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। कहां तक शुरू की गई थी? दांडी यात्रा। इसीलिए इसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हो गया कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930। कहां से शुरू हुआ? साबरमती। भारत में आने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की थी जहां पे वो रहते थे। तो यहाँ पे 78 अनुयायी सर, कितने लोगों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ यात्रा की। और ऐसा अंग्रेज के लोगों का कहना था, यहाँ पे जो अधिकारी थे, अपनी संतुष्टि के लिए कि गांधी उतना दूर तक चल नहीं पाएगा, बीच में रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी काफी ज्यादा थी। 24 दिनों में 375 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया और यहीं पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे इसमें 3-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गए। पहला ये कि दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 12 मार्च 1900। कितने अनुयायियों के साथ? कहां से कहां तक? कितना किलोमीटर चला गया? 375 और 240 मील। इसको ना 24 दिन में डेली 10 मील चलते थे, टारगेट था। तो 24 दिन में 240 मील चले। आप जानते हैं कि एक मील का मतलब 1600 मीटर के आसपास हम लोगों का होता है ना। तो 24 दिनों में कितना किलोमीटर चले हैं? 375 किलोमीटर। कितना मील चले हैं? 240 मील। और 24 दिन में, तो 24 दिन 240 मील 375 किलोमीटर 78 अनुयायी। कहां से? साबरमती से। कहां तक? दांडी तक। कब शुरू किए? कब पहुंचे? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए क्वेश्चन भी यहाँ से ज्यादा है। तो एक बार बिना देखे बोलने का ट्राई करिएगा। दांडी यात्रा कब शुरू की गई? किसने शुरू किया? कहां से शुरू किया? कहां तक गए? कब पहुंचे? पर डे कितना दिन, कितना मील? 10 मील। टोटल कितना मील चले? कितना किलोमीटर? कितने अनुयायी के साथ चले? कितने अनुयायी साथ? कितना दिन का ये यात्रा था? तो यहाँ से ये क्वेश्चन हम लोगों का शुरू होता है कि अब पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुहिम के बाद शुरू की गई? तो किस मुहिम के बाद शुरू की गई? दांडी यात्रा के बाद हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। कौन से कानून को तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? नमक कानून को तोड़ के। नमक कानून को किसने तोड़ा? महात्मा गांधी। तो यहाँ से 8-10 क्वेश्चन हम लोगों के हैं जो काफी फेमस है। नमक कानून का मतलब ये था
कि कोई भी भारतीय नागरिक नमक खुद से नहीं बना सकता था, जबकि नमक बनाना बड़ी आम, मतलब नमक डेली बेसिस पे यूज होता था हर परिवार के अंदर, और नमक के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स था। इवन ये भी था कि आपको एक व्यक्ति पे 1 किलो नमक लेना ही लेना है, तो 1 किलो नमक लेके हम क्या करेंगे? नहीं, एक आदमी महीना भर में 1 किलो नमक क्यों खाएगा? अब परिवार में जितना आदमी है वीकली उतना आपको नमक खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि अंग्रेजों का व्यवसाय था। अब नमक नहीं खरीदेंगे आदमी, चाय नहीं पिएगा आदमी, तंबाकू नहीं खाएगा आदमी, नमक नहीं खाएगा आदमी, सब पे टैक्स था। आपको तंबाकू खाना है, क्या मौजूद है? आपको चाय पीनी ही पीनी है, क्या लॉजिक है भाई? आपका रोटी हो न हो नमक खाइए, क्या लॉजिक है भाई? तो ये थोड़ा सा ज्यादा असह्य टाइप का मैटर था, क्योंकि ये भी बातें सामने फैल रही थी। मान लीजिए आप समाज के टॉप लीडर हैं और आपको कोई कहता है कि भाई मेरे घर में पानी नहीं आने दिया जाता है, तो आप टॉप लीडर पे हैं, और एक व्यक्ति ने कहा, और ऐसे हजारों व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि मेरे गांव में पानी नहीं आने दिया जाता है जबकि पानी मौजूद है, आपको कैसा फील होगा? तो एक लीडर होने के नाते थोड़ी सी तो इमोशन बनेगी ना उन लोगों के साथ में। गांधी जी के साथ तो ऐसा ही था, लोग जो है अपना थाली लेके पहुंचते थे और थाली में केवल नमक होता था, तो थोड़ा सा तो अंदर से फीलिंग आता था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, या तो नमक पर से टैक्स हटा लो, नहीं तो नमक हम खुद बनाएंगे, तुम अपना मत रखो उसके ऊपर, हम खुद बनाएंगे, तुम भी बनाओ, हम भी बनाएंगे। तो उसके बेस पे अब अंग्रेज लोग का था कि नहीं, नमक कानून महत्वपूर्ण है, नमक कोई भी भारतीय जनता नहीं बना सकती थी, और भारतीय जनता नहीं बना सकती थी, गांधी जी भारतीय जनता, उन्होंने नमक बनाया। कैसे बनाया? तो समुद्र तट के हुई दांडी के ऊपर गए, जो नमक ऑलरेडी समुद्र में, तो आप जानते हैं कि हम लोगों का काफी ज्यादा नमक होता है, लवण होता है, तो उसकी वजह से वहां से जो गर्मी की वजह से बाहर में पड़े हुए थे, कुछ पानी को उबाल के और कुछ जो पड़े हुए थे डायरेक्ट उठाया और उसको पानी में पिलाया, और वहां से फिर उस कानून को तोड़ा। कि अब वहां पे उन्होंने तोड़ा, भारत के हर कोने में बहुत सारी जगह पे इस कानून को, इस लॉजिक को लागू किया गया। जैसे उनका कहना था कि नमक के ऊपर आप टैक्स मत लीजिए, नमक हमको भी बनाने का आजादी दीजिए कि नमक हम भी बना पाए। हाँ, एक तरह का उनका विरोध हो गया, जैसे अंग्रेज का कि भाई आप बोल रहे हैं हम पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, तो पूर्ण स्वराज का मतलब है कि हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो लोग हमारे अधिकार को देना नहीं चाहता था। ऊपर से जो हमारे लोगों का दैनिक जीवन का आपूर्ति का खाद्यान्न सामग्री था, सबके ऊपर टैक्स लगा था। मान लीजिए कोई कहे कि आपको पर डे 4 किलो चावल खरीदना ही खरीदना है, 4 किलो चावल खाएंगे हम? नहीं खाएंगे। 4 किलो चावल खरीदना है, तो जाहिर सी बात है ना, हमको दिक्कत होगी, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो फिर वो फाइन लगाएगा, जो 4 केजी हम चावल नहीं खरीदेंगे पर डे तो हमारे ऊपर फाइन लगाएगा, और फाइन हमको पेड करना पड़ेगा, नहीं पेड करेंगे तो हम जेल में जाएंगे। इस डर से लोग सब सामान छोड़ के पहले नमक ही खरीदता था ना, तो नमक का जरूरत नहीं है फिर भी नमक खरीदेंगे, तो ये तो फिर ज्यादा हो गया ना। तो इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने कहा कि ये वाला नियम आप हटा लो, कि नमक जो है तुम चेक करने नहीं जाओ, नमक हमको भी आजादी तो हम खुद से बना सकते हैं, जैसे हम अपना कपड़ा बना रहे हैं खादी का ना। तो उसी के विरोध में उन्होंने नमक बस उठाया कि नमक आम जनता भी उठा ले सकती है, यहाँ से डायरेक्ट ले सकती है। वो लोग समुद्र के किनारे अपना सैनिक लगाता था ताकि यहाँ से हम लोग भारतीय लोग जाके न उठा लें, और कोई घर में चोरी छुपे, क्योंकि नमक काफी कॉस्टली भी बिकता था, कॉस्टली था ना, जैसे आज सोना है, मान लीजिए कहीं पे माना कि भाई यहाँ पे सोना पड़ा हुआ है, तो हर कोई चाह के लेना चाहेगा, तो वैसे ही उस समय नमक हो गया था। तो नमक के ऊपर समुद्र के किनारे सब पारा लगाए हुए थे, कोई चोरी छुपे अगर ले भी आया तो सबको जेल आजीवन करवा डाल देते थे, इसलिए ये बड़ा मुद्दा था ना। तो यहाँ से हम लोगों का ये पॉइंट कंप्लीट होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? नमक कानून जैसे टूटा शुरू हो गया 6 अप्रैल 1930 को। क्या आप बता पाइएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त नहीं, 1 अगस्त से गांधी जी, लाला लाजपत राय नहीं मरे थे, वो पड़े थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक का डेथ हुआ था 1 अगस्त 1920। कब वापस लिया गया? 12 फरवरी 1924। चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ।
जिसमें फिर 12 फरवरी को वो वापस ले लिए। अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन तो समझ गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लागू हुआ? तो 6 अप्रैल 1930। और ये भी धीरे धीरे गांधी जी वापस ले लेंगे, क्योंकि जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों के मन में डर हो गया कि भाई ये लोग थोड़ा सा बड़ा काम करेगा। तो अंग्रेज इसको मैनेज करने के लिए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए ना, जिसमें भारत के कुछ नेता के, वो लोग चाहता था कि गांधी जी का इमेज डाउन हो, क्योंकि 6 अप्रैल को यहाँ पे उनको जेल में डाल दिया लेकिन, और उसके बाद आगे आएगा गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाता है। तो पहला में गांधी जी नजर नहीं आए, तो उसमें कांग्रेस का कोई आदमी नहीं गया, केवल भीमराव अम्बेडकर गए और कुछ भारतीय मुस्लिम लीग के नेता गए। तो वो लोग को लगा कि भाई तो बाइकआउट वाली बात हो गई, तो फिर पहला गोलमेज सम्मेलन ऐसे डिसमिस हो गया। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी को वापस निकाल लिया, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से अकेले गए, लेकिन बात बनी नहीं, फ्लॉप हो गई। और जैसे ही दूसरा गोलमेज फ्लॉप हुआ, फिर गांधी जी वापस भारत में आए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी से नमक सत्याग्रह, मतलब ये दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने में कहां कहां पे लोग इन्वॉल्व हुए। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है कि भाई तमिलनाडु में भी शुरू हुआ। जून 1930 में कांग्रेस तथा संबंध संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कांग्रेस से जो भी रिलेटेड है वो सारे के सारे संस्था ही गैर कानूनी है। तो संस्था गैर कानूनी है तो उससे जुड़े हुए लोग भी गैर कानूनी हो गए। जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को, महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे जैसे ही ये लोग जेल में चला गया और उधर गोलमेज सम्मेलन बुला लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम कैसे कैसे हम लोगों का तय किया गया था, उसमें क्या क्या करेंगे। तो ये नमक कानून है ना, नमक कानून तथा अन्य कानून का उल्लंघन, भू राजस्व, लगान और अन्य टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स हम नहीं भुगतान करेंगे। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब है कि आप जो कह रहे हो हम मानेंगे ही नहीं। नमक कानून भी वैसे ही तोड़ा गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विशेषकर विदेशी कपड़े, शराब की दुकानों पे शांतिपूर्ण धरना, व्यापक हड़ताल प्रदर्शन आयोजन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप देखिएगा तो पहला तो यही किया गया कि भैया कोई तरह का हम टैक्स तुमको नहीं देने वाले, तुम इसके लिए हमको जेल में ले जाओ, हमको मारो पीटो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर कितना आदमी को मारेगा, नहीं, तो उस बेस पे हम लोगों का ये थोड़ा सा वो लोग डर। तो लिखा गया है कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोगों के डाले गए हैं। कम्युनल अवार्ड, 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी किया, और इसमें क्या कहा गया कि भाई मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई के साथ साथ एक नया वर्ड, दलित वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन पद्धति लागू की जाएगी। आपको याद होगा कि जब हम लोग अंग्रेज 1909 में लाए तो वहां पे मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब वो लोग देखे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और भारत में हर व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो गया, तो उन लोगों ने एक नया ही यहाँ पे एक अपने सामने गेम रखा भारतीयों के सामने कि भाई ठीक है हम दे तो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम के लिए अलग चुनाव मंडल होना चाहिए, सिख के लिए अलग होना चाहिए और दलित के लिए अलग होना चाहिए। गांधी जी यहाँ तक तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाए या बोलते भी नहीं, लेकिन जैसे ही दलित वर्ड को उसमें इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि ये ईसाई पहले से हमारे अगेंस्ट, सिख के बारे में भी थोड़े से मान गए, लेकिन जैसे ही दलित वर्ड आया ये गांधी जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू के नाम पे दलित ज्यादा है और दलित को ही अलग दे देंगे तो हिंदू बचेगा ही नहीं, और उसके लिए फिर उन्होंने आमरण अनशन किया। लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड का विरोध किया और 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछता है कि पूना एक्ट
या पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो नहीं, महात्मा गांधी और नीचे में देखिएगा भीमराव अम्बेडकर का कहीं नाम होगा, कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे लिखा है अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए 71 स्थान की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या 148 की गई। यहाँ पे ये था कि जैसे भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि दलित लोग तो पहले से नीचे हैं और आप ही कह रहे हैं कि चुनाव में हिंदू के और फॉरवर्ड के साथ वो लोग लड़ेगा चुनाव, तो फॉरवर्ड के रहते हुए कभी भी मौका उन लोगों को मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। तो गांधी जी ने कहा इसका दूसरा सॉल्यूशन है, और आप जो है जगह फिक्स कर दो, यहाँ से दलित लोग लड़ेगा और वहां पे जो दलित कोई भी चुनाव लड़ेगा उसको वोट फॉरवर्ड भी देंगे, बैकवर्ड भी देंगे। लेकिन अगर दलित को अलग ही कर देते हैं तो वो लोग ऐसे भी समाज से हमेशा कटा कटा रह जाएगा, और जो लोग चुन के आएगा उनको फिर से फॉरवर्ड लोग उनके ऊपर अपना हावी जो भी है बना लेगा। तो गांधी जी का अपना विचार था और अम्बेडकर जी का अपना विचार था। तो उसमें फिर बात हुई कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है पहले ही हम जगह फिक्स कर देते हैं, इतना जगह दलित के लिए हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। तो उसमें लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने दलित पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड का विरोध करके 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने किस जेल में आमरण अनशन किया था दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर? तो यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। अब वहां पे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यरवदा जेल में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में मध्यस्थता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 24 सितंबर, 4 ही दिन का बात था, 20 सितंबर से शुरू हुआ, 24 सितंबर को पहुंचे। 1932 को भीमराव अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए 71 के स्थान पे सुरक्षित 148 कर दी ना। यानी हम लोगों को ये देखना था कि जो पूना पैक्ट समझौता हुआ उसमें दलित के लिए कितनी जगह रिजर्व की गई? 148। और उसके बाद हम लोगों का इसे ही पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट जो दलित के लिए हमेशा के लिए आरक्षित कर दी गई। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? पहला ये पूछा गया, जरा बताइएगा, कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। कौन से जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था? यरवदा जेल में। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि उस समझौते में दलितों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई थी? 148। पहले 71 था जिसको बढ़ा के हम लोग कर दिए 100। गुड। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है यहाँ पे कुछ अलग अलग क्रांतियां भी हुई हैं। उस क्रांति में देखिए सबसे पहला नाम आता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग फोर्स की हत्या का प्रयास किया, किंतु बम विस्फोट में अन्य 2 महिलाएं मारी गई। खुदीराम बोस को फांसी दी गई जबकि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन पूछता है कि प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को फांसी किस केस में दी गई? तो मुजफ्फरपुर के बम कांड में। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का आता है कि दिसंबर 1923 में, 23 दिसंबर 1912 में जब हम लोग राजधानी चेंज कर देते हैं तो उस जुलूस किया जाता है। जुलूस के दौरान जुलूस पे हमला होता है जिसमें लॉर्ड हार्डिंग बार बार बचा, और इस षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में कुछ लोगों को, जिसमें हम लोगों का अवध बिहारी और मास्टर अमीर, हालांकि ये नाम काफी इसमें फेमस है अवध बिहारी का, ये उनको फांसी दी गई। तो फांसी में पहला नाम आता है, पहला फांसी यहाँ पे किसके नाम पे है? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को कौन से कांड में फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर बम कांड, यही मुजफ्फरपुर। पूरा भारत ही अपना था ना, यहाँ का लोग पंजाब गया, पंजाब का लोग यहाँ आया, तो ऐसा कुछ था नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 3 गो गोलमेज, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 के बीच में हुआ। और प्रथम इसमें क्या है, इसमें ज्यादा फेमस कुछ बात ऐसे नहीं है, बस किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
लंदन में किया गया, जो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, आपको याद होगा जॉर्ज पंचम भारत में आए थे, जिनका राज्याभिषेक यहाँ पे हम लोग कराए थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन के पहले भाग में, पहले गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कौन कौन भाग लिया? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, उदारवादी नेता के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग को लीड किया। अकेला व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल है, उनको था कि हम जो दिलवाई देंगे, हमें ठीक था, उनका अपना एक इम्पैक्ट था अपने लोगों के साथ में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर, काफी लंबा चला हुआ सम्मेलन, और इसका भी लंदन में ही हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। भारत वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। जब नमक कानून गांधी जी ने तोड़ दिया तो अंग्रेज लोगों ने कहा कि ऐसा काम करिए, आप जो डिमांड किए हैं ना, आप डायरेक्ट मेरे पास लंदन में लेके आइए, मैं मान लूंगा, वहां पे मेरा वर्कर ठीक से सुन नहीं रहा है। गांधी जी बोले ठीक है, गांधी जी गए अपना डिमांड लेके, लेकिन वापस उनको लगा कि ये लोग खाली बुला लिया है, कुछ किया नहीं है। तो फिर यहाँ पे वहां से आए, बोले कि हम तो खाली हाथ लेके लौटे हैं, हम लोग जैसे थे वैसे काम करना शुरू कर दें। फिर जैसे ही बात बोले, फिर पूरे भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी को भी डाउट, मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस था कि ये लोग जो है, हम लोगों का जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसकी वजह से ये लोग तैयार हुआ एग्रीमेंट के लिए। लेकिन एग्रीमेंट में पता चला कि एग्रीमेंट तो वो लोग ऐसे बस दे दिया टाइम पास करने के लिए कि जो टाइम मिलेगा हम लोग उनको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कंट्रोल करते 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 थोड़ी सी परेशानी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय, अच्छा ये भी एक नाम है कि मदन मोहन मालवीय तीनों आंदोलन, फिर से मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही शामिल हुए। मदन मोहन मालवीय भी तीनों में शामिल। तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट स्वयं के खर्च पे हिस्सा लिया था, बुलाया नहीं, खुद ही गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जरा बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन से लीडर थे? गांधी जी। और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, चूंकि असहयोग शुरू हो गया, फिर लोग बुलाए कि आइए फिर से बतियाएंगे, तो बोले कि नहीं अब तो बात ही नहीं बनेगी। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन के तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का विरोध करते हुए बहिष्कार किया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वाला ये गोलमेज सम्मेलन के नाम पे कि पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, किसने किसने भाग लिया? तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और उदारवादी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने लीड किया? कौन सा व्यक्ति है जो तीसरे मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया? भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय। हालांकि मालवीय थोड़ा सा टफ ऊपर लेवल में आएगा, मदन मोहन और भीमराव अम्बेडकर नॉर्मल चीजें हर जगह मिल जाएगी। फिर हम लोगों का ये आता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? 1929 और कुछ नहीं, 12 मार्च 1929 है, 1930, 12 मार्च 1930। कहां से शुरू हुआ? गांधी जी के कितने अनुयायी उसमें शामिल हुए? 78, जिसमें एक अमेरिकी पत्रकार भी शामिल था न्यूज को फ्लैश करने के लिए, ताकि वो लोग को भी गांधी जी को अब पब्लिसिटी इंटरनेशनल मिल रही थी। उसके बाद हम लोगों का फिर आता है, देख के नहीं बोलिएगा, गांधी जी कितना दिन चले? पर डे कितना चलना था? कितना मील हुआ? कितना किलोमीटर? कब पहुंचे? 6 अप्रैल। कहाँ पहुंचे? सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से कानून के बाद, कौन से कानून विरोध के बाद शुरू? और असहयोग आंदोलन के दौरान
कौन से भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान कौन से भारतीय नेता की मृत्यु? लाला। क्या हम लोग बता पाएंगे कि प्रफुल्ल नहीं, प्रफुल्ल चाकी तो बाद में आएंगे, वो है। हम लोगों का मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 हुआ। कहाँ हुआ? ढाका में। क्या ये बता पाइएगा कि कांग्रेस का 1917 का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन को किसने लीड किया? 1917 में कौन सी लीड की? प्रथम महिला एनी बेसेंट। 1916 में लखनऊ, नहीं, 2 बार एनी बेसेंट नहीं आएंगी, कुछ न कुछ था। लाला लाजपत राय कहीं है? अंबिका चरण मजूदार। ऐसे ही पेज पलट के आंसर दे देना है। याद तो मान लीजिए कल परसों भी कर रही है। खैर, तो मैंने कहा कि दांडी, अच्छा, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरी बार शुरू कब हुआ? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। चूंकि बीच में बोले कि ठीक है जाते हैं उधर मैनेज करके आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटे थे। कौन सा भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में? पहले सम्मेलन में कौन से पार्टी ने भारत की मतलब कांग्रेस, और दूसरे में कांग्रेस को लीड किसने किया? महात्मा। अब देखिएगा यहाँ पे विदेश में भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी भारत के विषय में बताने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस व वर्ष 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। गदर पार्टी की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह। कहाँ की? फ्रांसिस्को अमेरिका, यूएसए। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में भी हम लोगों का आंदोलन चल रहा था। तो अमेरिका में वहां पे स्थापना की है? कौन सी पार्टी की स्थापना की गई? गदर पार्टी ना। गदर मूवी उसमें नहीं आया है हालांकि। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। कहाँ पे? यूएसए। कब की? तो लिखा हुआ है कि क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण असहयोग आंदोलन जब वहां पे चौरी चौरा कांड के बाद खत्म हो गया, या आंदोलन के जब खत्म हो गया उसके बाद आरंभ हुआ। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें जो था ये वाला हम लोगों का लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई? कब हुई? 1913। किसने की? दांडी यात्रा कब खत्म हुआ? कब शुरू हुआ? कौन से जगह से? कौन सी जगह पे खत्म हुआ है? कंफर्म, गुड। फिर हम लोगों का आता है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के निकट ट्रेन को लूटने की घटना को A4, मतलब ये हम लोगों का नाम है, के सदस्यों ने अंजाम दिया। इसे काकोरी कांड कहा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी को इस लूट में हिस्सा लेने के कारण फांसी की सजा दी गई। सोचिए कितना आदमी को फांसी मिला, किसको मिला? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी, और इसमें लूट में आप इससे पहले देखिएगा ये किसके सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने साइमन कमीशन के विरोध में हिस्सा लिया था, और यही साइमन कमीशन का जब विरोध में ये पार्टी हिस्सा ली थी और भगत सिंह से जुड़े हुए थे,
और उन्होंने कहा कि जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जब भी हम लोग देख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जिस अधिकारी ने मारा है मैं भी उनको मारूंगा, अगर वो मेरे व्यक्ति को मारते हैं तो हम लोग भी उनके व्यक्ति को मारेंगे। यहीं से क्रांतिकारी वाली बात आती है। और उसी के चक्कर में उनकी मौत के लिए उत्तरदायी अधिकारी सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 में गोली मार के हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने लाठीचार्ज करवाया है हम लोग भी उसको मारेंगे। कौन सा अधिकारी ने लाठीचार्ज कराया था? अब देखिएगा, भगत सिंह तथा ये तथा है बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय दिल्ली में विधायिका में सदन में बम फेंका। उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल विधायिका पे बहस चल रही थी। वो लोगों का मकसद था कि भाई हम लोग यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं और अपने बात को बाहर के लोगों तक बताना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन लोगों ने वहां पे बम फेंका। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा गया है कि कौन से क्रांतिकारी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? तो लाहौर जेल में जतीन दास की 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1919 तो नहीं है, हाँ, को मृत्यु हो गई। अच्छा, लिखा हुआ है कि भगत सिंह को कब फांसी मिली है? और उसमें कौन कौन लोग उनके साथ शामिल था? सुखदेव और राजगुरु। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ और लोग नाम थे। हाँ, ये लोग काकोरी कांड में था। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन पूछता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई? काकोरी स्टेशन टूटने। अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, और इसमें भगत सिंह के साथ कौन कौन है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई। और यहीं पे ये भी थे, इनकी मृत्यु हुई थी जतीन दास की 63 दिन पहले, मतलब 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद। लिखा हुआ है कि जब ये चल रहा था तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। ये आप जाएंगे, ये पार्क अभी भी है, उनका इमेज बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, आप घूम सकते हैं, प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग लोग देखना पड़ेगा कि जो फांसी दी गई कौन से केस में दी गई। अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, प्रफुल्ल चाकी, ये अलग अलग कांड में इन लोगों को फांसी मिली है। जतीन दास की मृत्यु कैसे हुई? क्वेश्चन पूछता है कि भूख हड़ताल में मरने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? कौन थे? जतीन दास। फिर हम लोगों का ये आता है प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव। तो यहाँ पे लिखा है कि 11 प्रांतों में चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस को काफी ज्यादा सीटें मिली। तो और इसके बाद कांग्रेस को 5 अलग अलग राज्यों में मिला। हालांकि ये बस ऐसे इंफॉर्मेशन बेस है, हम लोगों का इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो बस ऐसे नॉर्मली पढ़ने के लिए, क्योंकि ये इसलिए मैटर लिखा हुआ है कि यहीं के बाद मुस्लिम लीग को ये भरोसा हो गया कि भारतीय लोग हमको वोट नहीं देगा और मेरा इमेज यहाँ पे दब के रह जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान वर्ड का अलग से डिमांड करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो कांग्रेस को ही ज्यादा वोट मिला हुआ है या ज्यादा सीट मिली हो, ज्यादा राज्य मिला हुआ है और किसी को मिला ही नहीं ज्यादातर। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जब हम लोगों का ये पूरा का पूरा चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो गया 1939 में, तो भारतीय लोगों को अंग्रेज खुद ब खुद इन्वॉल्व करना शुरू कर लिए। तो उसी के विरोध में कांग्रेस ने अपना विधानमंडल में जितना भी सीट लिया था सबसे इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ? 15 नवंबर, ये क्वेश्चन पूछा है, 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्वेश्चन पूछता है कि मुक्ति दिवस के रूप में कौन मनाया? मुस्लिम लीग। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। किसके साथ मिलके? इसमें नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के साथ में मुस्लिम लीग मिलकर 15 नवंबर 1941 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1938 में और 1939 में गांधी जी के कहने के विरुद्ध बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता बने या उसके अध्यक्ष बने। और उसके बाद गांधी जी ने कहा
कि भाई सीतारमैया नामक व्यक्ति को उन्होंने अपनी तरफ से नॉमिनेट किया। खुद बाद में ना कोई भी पोस्ट लेने से मतलब वो लगता था कि पोस्ट को हम क्यों ले, हम तो पोस्ट से ऊपर टाइप का मैटर कुछ भी रहा होगा, तो वो किसी भी पोस्ट में जल्दी जाते नहीं थे, अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट कर दिया। जैसे आप देखिएगा हम लोग का यरोदा जेल में मदन मोहन मालवीय के साथ वो गए हैं, तो उन्होंने खुद साइन किया है उस एक्ट के ऊपर, गांधी जी ने नहीं किया, गांधी जी की तरफ से मालवीय जी किए। और फिर खुद 1948 में उन्होंने अपने खुद चुनाव नहीं लड़ा, अपने जगह पे उन्होंने सीतारमैया को बनाया और सीतारमैया की हार हो गई और गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को आप लोगों को नहीं बनाना है, मैं अपना नेता चुन रहा हूं, उसको बनाना है। लेकिन उस समय के जो कांग्रेस के लोग थे वो लोग सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी में अंग्रेजों को बिल्कुल साथ देने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि युद्ध में ये लोगों का सपोर्ट करते हैं, युद्ध के बाद ये लोग हमको आजाद कर देगा। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि युद्ध में हम लोग उनका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो लोग ऐसे भी चला जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं थी। तो वहीं पे यहाँ पे काफी विवाद हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा अधिवेशन में अपने आप को अध्यक्ष बनाया या कौन से अध्यक्ष बने, तो 1939 में। और जैसे ही अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, कौन से संगठन का निर्माण किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हम लोगों का यहाँ से भारत छोड़ो, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और यहाँ से पाकिस्तान की डिमांड, ये हम लोग मंडे को पढ़ेंगे और मंडे को ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सेक्शन हम लोगों का एंड हो जाएगा। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन है, यहाँ के बाद फिर हम लोगों का कुछ छोटा छोटा अंतिम सरकार का गठन है और फिर छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को याद करने हैं। तो हम लोग फिर अगले इन्फो क्लास में मिलेंगे नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद साथियों।